स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको 4 जून को हुए आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के एग्ज़ाम का टेक्निकल पोर्शन, वो भी सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल पोर्शन मैं आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा और जहां तक हो सकेगा कि मैं उसका राइट आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन में अगर मुझसे गलती हो जाती है तो आप उसको कृपया करके कमेंट में करेक्ट कर दें, उसका राइट आंसर प्रोवाइड कर दें, ताकि मैं भी समझ जाऊं कि हाँ कौन सा आंसर मैंने गलत दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिना किसी देरी के ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि सोम से रिलेटेड था कि एक बीम दिया हुआ था। ठीक है, तो दोनों पर सिंपली सपोर्टेड था। उसके बाद बीम के लेफ्ट एंड से एक डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा था L/4 डिस्टेंस पर, और एक दूसरा फोर्स डाउनवर्ड ही काम कर रहा था उसी लेफ्ट एंड से बाई 3 L/4 डिस्टेंस पर। ठीक है, तो इसमें पूछा था कि कौन सा एंड ज़्यादा रिएक्शन बियर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कैसे लगा सकते हैं। देखिए, ये जो रिएक्शन और ये जो रिएक्शन फोर्स जो अपवर्ड लगेगा उसका योग क्या होगा, मतलब RA + RB = क्या हो जाएगा, W + 2W मतलब 3W। ठीक है, RA और RB मिलकर के 3W बियर करेंगे। ठीक है, अब पर्सनली इंडिविजुअली कौन कौन कितना बियर करेगा, तो हम क्या करेंगे, A पॉइंट से हम क्या कर लेंगे, मोमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो RA का जो A पॉइंट से मोमेंट लेंगे तो 0 हो जाएगा। ये डाउनवर्ड को हम मान लेते हैं पॉजिटिव, तो W × L/4 + 2W × 3L/4 इसी A पॉइंट से। ठीक है, इसी A पॉइंट से L/4 पर ये है या 3L/4 पर ये है, तो इसको जब आप हल करेंगे ना तो ये बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, क्या, RB × L। ठीक है, जब इसको आप हल करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जानते हैं। RA और RB की वैल्यू कितनी आएगी, RA की वैल्यू कितनी आएगी, RB की वैल्यू कितनी आएगी। इसको जब आप हल करेंगे ना तो आपका RB की वैल्यू आएगा 7W/4, और इसका जो वैल्यू आएगा RB की वैल्यू आएगा 7W/4, और RA की वैल्यू कितना आएगा जानते हैं, RA की वैल्यू आएगा 5W/4। ठीक है, तो ये आएगा, तो देख रहे हैं जो हमारा RB है वो ज़्यादा क्या कहते हैं रिएक्शन बियर कर रहा है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा कि B पर आपका ज़्यादा रिएक्शन आएगा। ठीक है, और एक 30 न्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है और उससे 90 डिग्री पर एक क्या कहते हैं फोर्स 40 न्यूटन का, वो क्या कहते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या बताना था, इन दोनों का आपका क्या कहते हैं रिजल्टेंट बताना था। हम जानते हैं रिजल्टेंट का क्या होता है, रिजल्टेंट का होता है √R1² + R2²। जब इसको आप अंडर रूट लेकर हल करेंगे तो इसका स्क्वायर करके हल करेंगे तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, कैसे हल करेंगे, जैसे ये 30 का स्क्वायर + 40 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 3 और 4 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है जिसकी वैल्यू कितना होता है 5, तो 30 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, तो 50 न्यूटन आपका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है दिया है, ए बीम इज सिंपली सपोर्टेड एट एंड डिफ्लेक्टेड सैगिंग, मतलब एक बीम है जो सिंपली सपोर्टेड है एंड पर और उसमें सैगिंग क्या कहते हैं हुआ है। ठीक है, सैगिंग हुआ है, तो इस केस में बोला था कि मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स कहाँ पर होगा। ठीक है, आपका टॉप उस पे होगा, टॉप फाइबर पे होगा कि बॉटम फाइबर पे होगा। ठीक है, देखिए जब अगर कोई बीम है, ठीक है, मान लीजिए ये बीम है, ठीक, अब इसको अगर हम सैग करेंगे, मतलब ये सैग में अगर वो हो रही है, सैग डिफ्लेक्शन दे रही है, तो आप देखेंगे कि जब अगर अब यही पेन है, ठीक है, अगर इस पेन को मैं ऐसे करूँगा तो इस वाले पोर्शन पे, नीचे वाले पोर्शन में इस तरीके से इसको बियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन पे क्या आएगा आपका टेंशन, और इस वाले पोर्शन में क्या आएगा कंप्रेशन। आप जब रबड़ लेंगे, रबड़ का अगर ध्यान देकर कैसे जब मोड़ेंगे उल्टा, तो क्या करेगा, ऊपर वाले फाइबर पर आपका कंप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला फाइबर क्या हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। तो इस पर क्या होगा, देखिए इस पर टेंशन में काम करेगा और इस वाले पे क्या करेगा, ऊपर वाला जो पोर्शन है उस पर कंप्रेशन काम करेगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर वो हो जाएगा कि टॉप मोस्ट फाइबर पे क्या आएगा आपका कंप्रेशन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेशन कहाँ पर आएगा, टॉप मोस्ट फाइबर पे। एक कॉलम इज सेट टू बी शॉर्ट कॉलम व्हेन स्लेंडरनेस रेशियो, मतलब एक कॉलम को शॉर्ट कॉलम कब कहेंगे, जब आपका स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारा स्लेंडरनेस रेशियो अगर लेस देन 12 है तो हम उसको क्या कहेंगे, शॉर्ट कॉलम। ठीक है, हमारा अगला जो क्वेश्चन था वो था बीम से रिलेटेड, बीम में जो बेंडिंग का जो एजम्पशन होता है उसको क्या कहते हैं, उससे लेकर एक क्वेश्चन था। तो 3 क्वेश्चन जो था आपका एजम्पशन से राइट था, एक ऑप्शन जो था वो आपका गलत ऑप्शन था। तो जो राइट ऑप्शन था वो क्या था कि बीम मटेरियल इज होमोजीनियस। ठीक है, मतलब होमोजीनियस उसको मानकर एज्यूम करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, मतलब जो क्रॉस सेक्शन है बेंडिंग से पहले जो अगर प्लेन है तो बेंडिंग के बाद भी वो प्लेन ही रहेगा, वो डाइवर्ट होकर डिशेप नहीं होगा। ठीक है, प्लेन ही एज्यूम किया जाता है। ठीक है, और पूछा था कि बिल्डिंग मटेरियल ऑबे हुक्स लॉ, ठीक है, इलास्टिसिटी का क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं पालन करेगा। तो ये 3 ऑप्शन आपका राइट था, एक ऑप्शन आपका क्या कहते हैं डिफरेंस था। तो ये 3 ऑप्शन थे आपके राइट, और एक जो ऑप्शन था इसके अतिरिक्त वो क्या कहते हैं गलत था। ठीक है, बढ़ते हमारा अगला प्रश्न था, ए सॉइल सैंपल सेटल डाउन
100 mm इन 5 ईयर, तो सॉइल कौन सा होगा और वो कौन से प्रोसेस के द्वारा ये गिरिया मतलब ये सेटलमेंट 100 mm की हुई है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन था, दो ऑप्शन एक सेम था। उसमें क्या बोला था, सैंडी सॉइल एंड कंसोलिडेशन, एक बोला था क्लेई सॉइल एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, अगला जो ऑप्शन था वो सैंडी सॉइल कंपैक्शन, और चौथा जो ऑप्शन था सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल कंपैक्शन। तो देखिए 5 ईयर में हो रहा है, 5 ईयर में भाई लॉन्ग टाइम है। कंपैक्शन जो आपका है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, कंसोलिडेशन जो होता है वो आपका वो टाइम डिपेंडेंट है, तो उसमें टाइम लगता है। तो जहाँ तक ऑप्शन है कि कंसोलिडेशन तो राइट होगा, लेकिन अब ये बताइए सैंडी सॉइल होगा कि क्लेई सॉइल होगा। हम जानते हैं कि सैंडी जो सॉइल होता है उसमें सेटलमेंट कम, अलाउेबल सेटलमेंट जो होता है उसको कम रखा जाता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा सेटल कर जाएगा तो क्या कहते हैं आपका फेल्योर हो जाएगा बिल्डिंग का या कोई भी स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर क्लेई सॉइल है उसमें सेटलमेंट ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि उसमें पोरोसिटी ज़्यादा होती है, तो धीरे धीरे ज़्यादा सेटल होगा। तो मुझे जहाँ तक लगा कि इसका ऑप्शन होगा क्लेई सॉइल एंड कंसोलिडेशन, मतलब क्लेई सॉइल एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन, कंपैक्शन नहीं होगा। ठीक है, कि सरफेस प्लास्टर डिफेक्ट से क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगला प्रश्न था कि जो आपका प्लास्टर मटेरियल है मोर्टार, अगर वो सरफेस से छूट जाए मतलब सरफेस से हट जाए तो आपका क्या वो डिफेक्ट कहलाएगा। देखिए इसमें 2 ऑप्शन में क्या कहते हैं थोड़ा सा मुझे डाउट था, बाकी 2 ऑप्शन तो एग्जैक्ट एकदम हट रहे थे। ठीक है, वो एलिमिनेट हो जा रहे थे। जो 2 ऑप्शन बच रहा है वो क्या क्या था, एक था आपका फ्लैकिंग, ठीक है, फ्लैकिंग का था, और एक था ब्लिस्टरिंग। ठीक है, ब्लिस्टरिंग का। तो मुझे जहाँ तक लगा ब्लिस्टरिंग तो होता है जैसे एयर वगैरह ट्रैप हो जाता है सरफेस और मोर्टार के बीच में, तब होता है ब्लिस्टरिंग। ठीक है, तो मुझे जो मैं लगाया हूँ वो फ्लैकिंग लगाया हूँ। उसमें आपके मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी सरफेस से कम हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा वो आपका सरफेस से छूट जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लिस्टरिंग तो मुझे जहाँ तक लगा कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये एयर से होता है, तो मैंने फ्लैक ही लगाया। ठीक है, दूसरा है इफ़ द डेप्थ ऑफ ट्रेंच इज़ मोर देन 4 मीटर देन विच मेथड इज़ यूज्ड। जैसे अगर मान लीजिए ट्रेंच की गहराई 4 मीटर से ज़्यादा है, तो इसमें से कौन सा आपका क्या कहते हैं यूज होगा। ठीक है, मतलब नीचे जाने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस ट्रेंच के अंदर जाने के लिए। तो आपका एक था रैंप, एक था स्टेप, एक था स्कैफोल्डिंग, एक था लैडर्स। देखिए लैडर्स भी हो सकता है, स्कैफोल्डिंग भी हो सकता है, और जहाँ तक लग रहा है कि स्टेप्स भी हो सकता है। रैंप के लिए 4 मीटर, देखिए रैंप में क्या है स्लोपी बनाया जाता है। ठीक है, स्टेप नहीं रहता, तो इसमें जो आदमी काम कर रहा है वर्कर, उसको गिरने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि उस पर सिर्फ स्लोप है, कोई और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लगा कि रैंप हो सकता है इसका राइट आंसर हो। बाकी आप कमेंट में करके बताइए कि आपको क्या लगता है और आपने कौन सा आंसर चूज़ किया था। ठीक है, एक बड़े एरिया को फ्लैट करने के लिए किस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे फ्लैट करना है सरफेस, ठीक है, स्लोपी या अनइवन या अंडुलर ग्राउंड है, उसको अगर फ्लैट करना है बड़े एरिया पे, ठीक है, छोटे एरिया पे नहीं, लार्ज एरिया पे अगर आपको क्या कहते हैं फ्लैट करना है, तो कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो ऑप्शन था आपका बुलडोजर था, ग्रेडर था, स्क्रैपर था, और भी था। तो जो राइट आंसर है इसका ग्रेडर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको लगभग हर कोई किया होगा कि मड प्लास्टर में श्रिंकेज को रोकने के लिए कौन सा फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे फिलर मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे कि मड जो है, मड प्लास्टर वो श्रिंक ना कर जाए, उसमें क्रैक ना है। ठीक है, तो जो ये होता है पुआल, कटा हुआ पुआल, जो भूसा जो कहते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं मड प्लास्टरिंग में, ताकि उसमें श्रिंकेज ना है। ठीक है, तो जहाँ तक लगता है कि ये आपका क्वेश्चन आप सभी लोगों ने सही किया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पॉइंटिंग से रिलेटेड। पॉइंटिंग से पूछा था कि पॉइंटिंग कौन सी पॉइंटिंग वाल के एकदम क्या कहते हैं अलाइनमेंट में होती है, मतलब ना तो उससे बाहर वाल के सरफेस से ना तो बाहर निकली होती है, ना तो अंदर गई होती है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, फ्लश पॉइंटिंग। जो फ्लश पॉइंटिंग होती है उसमें जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, तो जो पॉइंटिंग करेंगे इसी वाल सरफेस के एकदम पैरेलल करेंगे, ना तो इससे बाहर निकला रहेगा, ना तो इसके अंदर रहेगा। ठीक है, हमारा ये जो अगला प्रश्न है कि इसके फोल्डिंग में जनरली कौन सा ट्री इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जनरली हमारे देश में इसके फोल्डिंग के लिए बम्बू ट्री, बांस का जो पेड़ होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। बम्बू ट्री आपका राइट आंसर होगा। बाकी अगर आपको क्या लगता है, भाई मुझे तो बम्बू ट्री लगा, आपको राइट आंसर क्या लगा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बाम्बू, देखिए बाम्बू इसलिए इस्तेमाल होता है कि वो ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल होता है, वो ज़्यादा लोड बियर कर लेगा, और उसका वेट भी एज कम्पेयर टू अदर ट्रीज़ के उसका वेट भी कम होता है। ठीक है, तो ये जहाँ तक मुझे लगा कि ये राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बाकी होता क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर कर्व्ड वाल का निर्माण करना है तो कौन सा जॉइंट आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे होता है इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है, और क्या कहते हैं फ्लेमिश बॉन्ड, डच बॉन्ड, इसी तरीके का जो होता है ना, तो उसमें आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे। देखिए कर्व्ड वाल के लिए आपको जो जैसे कुआं वगैरह देखे होंगे, कुआं राइट ऐसे गोला गोला बना होता है ना, तो जनरली आप कभी भी देखे होंगे, जब ऑब्जर्व करे होंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो ये वाल का जो जॉइंट है वो हेडर है। तो कर्व्ड वाल के लिए हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, हेडर
जॉइंट आपका इस्तेमाल करते हैं या हेडर बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपका राइट आंसर था। ऑप्शन जो दिया हुआ था उसमें डच बॉन्ड दिया हुआ था, इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड दिया हुआ था, हेडर बॉन्ड दिया हुआ था और स्ट्रेचर बॉन्ड दिया होता है ऐसे, तो आपका हेडर बॉन्ड जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ स्टीयर इज यूज्ड इन नैरो स्पेस। मान लीजिए जो स्पेस अगर कम है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो कौन सा स्टीयर आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर था, देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था डॉग लेग स्पेयर, और उसके बाद हाफ टर्न स्टीयर दिया हुआ था, फुल टर्न स्टीयर दिया हुआ था, उसके बाद एक और दिया था स्पायरल, ठीक है। स्पायरल जो होता है, जो ऐसे अगर कोई है पोस्ट है तो इसके चारों तरफ ऐसे जा करके जाता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे कम एज कम्पेयर टू अदर जितने स्टेट दिए हुए थे उसमें सबसे कम क्या कहते हैं स्पेस इसी में आपको ज़रूरत होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पायरल स्टेयर केस, ठीक है। कि स्टेयर्स आपका जो इतने इस वाले जो टॉपिक हैं, आपका विंडो हो गया, डोर हो गया और रूफिंग हो गया, स्टेयर्स हो गया, विंडो हो गया और पॉइंटिंग होगा, इस सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको आए थे, ठीक है। अगर इस सब का क्वेश्चन आप एसएससी जेईई में देखेंगे तो ना के बराबर आता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 2 से 4 क्वेश्चन आने का चांस रहता है, लेकिन इसमें उल्टा चल रहा है कि इसमें आपका इसी पोर्शन से जो आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट है, उससे ज़्यादा पोर्शन आता है, ठीक है। तो आप इसका पॉइंटिंग वगैरह कैसे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था। तो इसके पूछा था कि स्टीयर्स का कौन सा पार्ट थ्रेड और राइजर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो आप जब देखेंगे ना, आप उसका अगर देखेंगे प्लान या सेक्शन देखेंगे सेक्शन, तो ये ऐसे हेडर बना होता है ना, तो ये वाला जो पोर्शन होता है यही इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, स्ट्रेचर और हेडर को। इसका कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं स्टेंजर, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका क्या था, स्टेंजर। नेवल पोस्ट दिया हुआ था, रेल दिया हुआ था, ब्लस्टर दिया हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेंजर। ये स्टेंजर ही है जो आपका ये बियर करता है या सपोर्ट करता है, ठीक है। कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैन बी डिफाइंड है, मतलब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या कहते हैं फार्मूला होता है या डिफिनीशन होता है परिभाषा, वो क्या होता है। तो जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। उसमें क्या क्या दिया हुआ था, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, और भी इसे ऑप्शन दिया हुआ था। जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो इसका राइट आंसर होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, मतलब ट्रांसवर्स नहीं देखा जा रहा है, या शियर ट्रांसफर जो होता है शियर में देखा जाता है, तो ठीक है, वो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब होता है उसमें शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है उसमें क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। टूटे हुए टाइल्स के टुकड़ों से कौन सी फ्लोरिंग की जाती है। जो टाइल्स के टुकड़े टूट जाते हैं तो उसी के माध्यम से, उसी का उपयोग करके हम कौन सी फ्लोरिंग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मोज़ेक होगा, ठीक है। मोज़ेक का इस्तेमाल करके या मोज़ेक टाइलिंग या मोज़ेक फ्लोरिंग का इस्तेमाल करके जो टूटे फूटे टाइल्स होते हैं उसे एक निश्चित शेप में लगा करके, एक निश्चित शेप में व्यवस्थित करके आपको ये मोज़ेक टाइलिंग की जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोज़ेक टाइलिंग। कि आपका एस्टिमेट रिवाइज कब होता है, ठीक है। रिवाइज जो एस्टिमेट होता है वो कब होता है आपके बारे ये पूछा था। तो हमारा जो रिवाइज एस्टिमेट होता है वो कब होता है, देखिए ए रिवाइज एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर व्हेन द सेक्शन एस्टिमेट एक्सीडेड मोर देन 5%। मतलब जो आपने 5% जो सेक्शन किया, एलोकेट किया, उससे ज़्यादा अगर बढ़ रहा है आपका एस्टिमेट, तो आपको फिर से रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ था कि अगर आपका 5% से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। ये अच्छे से ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। कि ग्राउटिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए। मतलब देखिए ग्राउटिंग मटेरियल क्या होता है, जैसे क्रैक्स पड़ जाते हैं, बड़े बड़े मास स्ट्रक्चर जो बनते हैं कंक्रीट के, तो उसमें हीट जो इंट्रैप्ट हो जाती है, उसके कारण आपका क्या हो जाता है, क्रैक आ जाते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो जब क्रैक आ जाता है फिर भी उस क्रैक को, मतलब उसको निपटने के लिए और भी एडवांस क्या कहते हैं कंक्रीटिंग टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे लो हीट सीमेंट आ गया, और भी चीज़ आ गया। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा मास लेवल में करेंगे तो थोड़ा बड़ा चांस है कि आपका क्रैक आ सकता है। तो उस क्रैक से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राउटिंग करते हैं। जो पुराने स्ट्रक्चर रहते थे तो उसमें क्या कहते हैं, क्रैक आ जाता है, तो क्रैक में ग्राउटिंग करते हैं। तो ग्राउटिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसी की प्रॉपर्टी पूछी थी। तो देखिए जो क्रैक में ग्राउटिंग मटेरियल होना चाहिए जो डालते हैं हम, वो इस तरीके से होना चाहिए, कोई श्रिंक नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर श्रिंक कर जाएगा, मान लीजिए क्रैक डाल रहे हैं, मान लीजिए इतना बड़ा क्रैक है, ठीक है, ये क्रैक है, अब इसमें ग्राउटिंग मटेरियल हमने डाल दिया, ठीक है। अब श्रिंक मतलब क्या हुआ, उसका वॉल्यूम क्या कहते हैं कम हो गया। अगर ये वॉल्यूम कम कर लेगा तो इसके बीच देखिए स्पेस आ जाएगा, ये यहाँ आपका स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो स्पेस से निपटने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तरीके का ग्राउटिंग मटेरियल इस तरीके का होना चाहिए कि ये श्रिंक ना करे बल्कि एक्सपैंड करे। जब एक्सपैंड करेगा ये तो क्या करेगा, ये जो क्रैक है उसके वॉल से या उसके सरफेस से खूब अच्छी तरीके से अडेयर हो जाएगा और ये हमारा क्रैक क्या हो जाएगा, क्रैक हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राउटिंग मटेरियल शुड बी श्रिंक नॉट श्रिंक और कंप्रेस एंड एक्सपैंड टू फिल द क्रैक्स। एक्सपैंड करना चाहिए, श्रिंक नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका दिया हुआ था, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके साथ साथ ग्राउटिंग का एक और क्वेश्चन था कि ग्राउटिंग जनरली कौन सा ग्राउटिंग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल कंडीशन के लिए, तो गन ग्राउटिंग ऐसा कुछ था, वो मुझे जहाँ तक लगा कि राइट आंसर होगा। बाकी राइट आंसर क्या है आप कमेंट करके बता दीजिए, आपने क्या उसको चूज किया था, ठीक है। हमें पाइप में हैमरिंग का मुख्य कारण क्या है ये पूछा था, ठीक है। PHE से ये क्वेश्चन आया था, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से, कि जो हमारा
वाटर हैमरिंग होता है पाइप में, उसका जो मुख्य कारण क्या है वो है, तो वाटर हैमरिंग का जो मुख्य कारण होता है सडन चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, जो चेंज है इन वेलोसिटी में अगर बहुत ज़्यादा रैपिड हो जा रहा है तो उसी के कारण क्या होगा, हमारा वाटर हैमरिंग होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सडन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, ठीक है, फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड अगर आपका बहुत ज़्यादा चेंज रैपिड हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, वाटर हैमरिंग। जैसे वाल वगैरह होता है क्या, अगर हम सडन वाल वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं या क्लोज करते हैं, तो दोनों स्थिति में आपका क्या होता है, वाटर हैमरिंग का चांसेस बढ़ जाता है। तो जो वाल होता है उसको बहुत ही स्मूथली आपको क्लोज और ओपन करना चाहिए ड्यू टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वाटर हैमरिंग। एक और क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा कैनाल फॉल का उदाहरण नहीं है, ठीक है, ये इरिगेशन का आपका था कि कैनाल फॉल का जो उदाहरण है वो कौन सा नहीं है वो पूछा था। देखिए इसमें जो मैं 3 है वो मुझे याद है और ये जो नहीं है वो मुझे नहीं याद है कि कौन सा नहीं था। तो देखिए तीनों ऑप्शन में दिया हुआ था और एक और ऑप्शन में दिया हुआ था कि वो कौन सा नहीं है। देखिए वर्टिकल ड्रॉप फॉल ये भी होता है, नॉस फॉल होता है ये भी होता है, और मॉन्टेग्यू फॉल भी होता है ये भी होता है। तो ये तीनों दिए हुए थे, एक और जो ऑप्शन था मुझे याद नहीं आ रहा है वो नहीं दिया हुआ, तो वो तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। कि लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम के फेलियर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब कि लॉन्ग कॉलम कैसे फेल करता है, शॉर्ट कॉलम कैसे फेल करता है, उसी के बारे में आपसे पूछा था। तो हम जानते हैं भाई कि लॉन्ग कॉलम जो होता है बकलिंग में जनरली फेल करता है, बकल कर जाता है, बकल मतलब ऐसे अगर लॉन्ग कॉलम है तो इस तरीके से बकल कर जाएगा, ठीक है। और जो शॉर्ट कॉलम है, बहुत शॉर्ट कॉलम है तो क्या कर जाएगा, क्रस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसी से सिंपली एक आपकी थ्योरी पूछी हुई थी कि कौन सा कॉलम किसमें फेलियर करेगा। तो ऑप्शन दिया हुआ था लॉन्ग कॉलम फेलियर इन क्रशिंग, नहीं भाई, जनरली वो किसमें, बकलिंग में फेल करता है, ठीक है। शॉर्ट कॉलम फेल इन बकलिंग, नहीं भाई, बकलिंग में नहीं फेल करता, वो जनरली आपको किसमें फेल करता है, क्रशिंग में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि शॉर्ट कॉलम जनरली फेल इन क्रशिंग, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा शॉर्ट कॉलम फेल मेजरली ड्यू टू क्रशिंग, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बीम इज सिंपली सपोर्टेड और बीच में एक पॉइंट लोड है, ठीक है, बीम जो है आपका सिंपली सपोर्टेड है और बीच में एक आपका पॉइंट लोड है, ठीक है। मान लीजिए सपोर्ट पे सपोर्टेड है, बीच में आपका W एक पॉइंट लोड है। तो आपका पूछा था कि L/2 इस वाले सेक्शन में, लेफ्ट हैंड से L/2 वाले सेक्शन में आपका शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। हम जानते हैं जब कोई भी बीम सिंपली सपोर्टेड होती है तो उसका क्या कहते हैं, शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। मान लीजिए ये लेंथ है, ये एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, W/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, W/2। देखिए L/2 में बोल दिया, यहाँ W/2 होगा, W/2, 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 ठीक है। तो इस वाले लेंथ वाले हाफ पोर्शन में आपका शियर फोर्स कितना हो जाएगा, W/2। ये ऑप्शन में भी दिया हुआ था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब पॉइंट काफ़ी दूर दूर हो तो कौन सा प्लेन टेबल सर्वेइंग का इस्तेमाल करते हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग का किस मेथड का, जैसे 4 मेथड है ना, रेडिएशन है, उसके बाद ट्रेवर्सिंग है, इंटरसेक्शन है, रिसेक्शन है, तो किस मेथड में आप इस्तेमाल करेंगे जब पॉइंट आपका काफ़ी दूर हो और बीच में कोई मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्शन होता, क्योंकि हम ओरिएंटेशन और रेंजिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पोर्शन में कौन सा प्लेन टेबल सर्वेइंग इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या था, इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तब इस्तेमाल करते हैं जब पॉइंट काफ़ी दूर दूर हो और बीच में टेबल और इस पॉइंट के बीच में कोई ऑब्स्टिकल हो, तब इस कंडीशन में हम इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिसेक्शन, रेडिएशन इसका इस्तेमाल अलग करते हैं। रिसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट को लोकेट करने के लिए और रेडिएशन तब करते हैं छोटे एरिया के लिए, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न था, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर कैरी आउट 90 डिग्री ऑफसेट, ठीक है। ये आपका पूछा हुआ था सर्वे से कि 90 डिग्री ऑफसेट इस्तेमाल करने के लिए या 90 डिग्री ऑफसेट प्रोड्यूस करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस सेक्शन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री ऑफसेट के लिए हम क्रॉस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा टेंडर से रिलेटेड था, टेंडर कब रद्द किया जा सकता है। तो इसमें जो मुझे ऑप्शन जो याद आ पा रहे हैं, 2 ऑप्शन मुझे याद आ पा रहा है कि किस कंडीशन में टेंडर रद्द हो सकता है। देखिए क्लाइंट का जब भी मन हो, ऐसा भाई कुछ है नहीं। टेंडर मतलब होता है भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप 2 पार्टी के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई है। ऐसा थोड़ी है कि एक का मन किया कि रद्द करना है तो अगला रद्द कर देगा, ऐसा नहीं है। रद्द करने के लिए कुछ नॉर्म्स होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी का मन हुआ और रद्द कर दे। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जो आपका मुझे जो जेन्युइन ऑप्शन जो ज़्यादा करीब ऑप्शन मुझे लगा इस प्रश्न के, तो ये लगा कि अगर लोवेस्ट बिड जितनी वैल्यू है उससे कम अगर बजट है, मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने का एक ठेका दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दिया, और हमारे पास जो बिड आया, मतलब बहुत सारे लोग बिड लगाते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, काफ़ी कंपनियाँ आती हैं बिड लगाती हैं। मान लीजिए कोई 150 करोड़ का बिड लगा रहा है, कोई 125 करोड़ का, कोई 120 करोड़ का, तो कोई 100 करोड़ का, ठीक है। तो जो 100 करोड़ का बिड लगाया वो सबसे लोवेस्ट बिड हो गया। और लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे पास है कितना, मान लीजिए हमारे पास केवल 80 लाख ही है, तो भाई अब ये 80 लाख है, ठीक है, और सबसे लोवेस्ट जो बिड आई है वो 100 करोड़ की आई है। तो भाई 80 लाख और 1 करोड़ की आई है, 100 करोड़ नहीं, 100 लाख का या 1 करोड़ का, ठीक है, 1 करोड़ का आया है। तो 80 लाख हमारे पास है, 1 करोड़ का लोएस्ट बिड आया है, तो हम कहाँ मीट कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा,
हमारा क्या कहते हैं टेंडर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कि भाई हमारे पास जितना पैसा है उससे ज़्यादा लोवेस्ट क्या कहते हैं, सबसे लोवेस्ट बिड ही उससे ज़्यादा आ गई है, तो हम कैसे काम करवा पाएंगे। कि कंटूर इंटरवल की वैल्यू कब ज़्यादा लार्ज लेते हैं, कब छोटा लेते हैं, इस पर मतलब दिया हुआ था कि किस पर डिपेंड करता है कंटूर इंटरवल की वैल्यू का मान। ठीक है, तो जो कंटूर इंटरवल होता है वो जनरली देखिए टाइप ऑफ स्लोप पे डिपेंड करता है कि जो ग्राउंड आपका है किस तरीके का क्या कहते हैं आपका ग्राउंड है। ठीक है, मतलब ग्राउंड अगर ज़्यादा स्टीप है, ज़्यादा स्टीप स्लोप है, तो आपको कंटूर इंटरवल बहुत ही थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा, स्मॉल कंटूर इंटरवल रखना पड़ेगा। और मान लीजिए कोई इंटरवल, कोई ग्राउंड आपका एकदम फ्लैट है, लगभग जेंटल स्लोप है या फ्लैट है, तो आप बड़े बड़े कंटूर इंटरवल को भी लेकर के आप उस पर अच्छे से ड्राइंग बना सकते हैं। इसके साथ ये हो गया, उसके साथ साथ ये हो गया स्केल ऑफ द ड्राइंग। स्केल ऑफ द ड्राइंग पर भी क्या कहते हैं डिपेंड करता है। अगर स्केल बहुत ज़्यादा है तो कंटूर इंटरवल छोटा भी ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त वाइस वर्सा ये है कि अगर कंटूर इंटरवल मतलब स्केल ऑफ ड्राइंग छोटा है तो कंटूर इंटरवल बड़ा भी ले सकते हैं, यही है। उसके बाद कितना आपके पास टाइम है, अगर कंटूर इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटा छोटा लेंगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। और अगर कितना फंड है आपके पास, अगर ज़्यादा फंड रहेगा भाई तो आप अच्छे से डिटेल्ड ड्राइंग बनाएंगे, डिटेल कंटूरिंग करेंगे। ये सब बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, कंटूर इंटरवल। हमारा अगला प्रश्न था स्लंप वैल्यू फॉर मीडियम वर्कबिलिटी। ठीक है, मीडियम वर्कबिलिटी के लिए स्लंप वैल्यू कितना होता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 से 100, ये आपका स्लंप वैल्यू होगा फॉर मीडियम वर्कबिलिटी। ठीक है, ये होता है कि सीवियर कंडीशन में M30 ग्रेड के लिए कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, जैसे कई कंडीशन होता है ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और बहुत ही ज़्यादा सीरियस। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक तीसरा वाला जो पूछा था सीवियर वाला, कि सीवियर कंडीशन में M30 ग्रेड के लिए कौन सा कंक्रीट यूज़ करते हैं, तो M30 ग्रेड के लिए कौन सा वाटर रेशियो इस्तेमाल करते हैं। देखिए M30 ग्रेड अगर है तो ये क्या हो जाएगा, RCC, पहले से ही RCC हो जाएगा। ठीक है, ये इसीलिए दिया हुआ था कि आपको RCC सेक्शन है कि PCC सेक्शन है, ये पहले आपको कंफर्म करना था। तो M30 किस में इस्तेमाल होता है, RCC में। तो RCC में आप जब जाएंगे तो आपको ये कितना हो जाएगा 0.45, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका वाटर सीमेंट रेशियो है फॉर द M30 ग्रेड इन सीवियर कंडीशन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इन टेकोमीटर आल्सो नोन एज, मतलब मल्टीप्लाइंग जो टेकोमीटर होता है उसमें मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को किस और नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है स्टीडिया इंटरवल फैक्टर या स्टीडिया फैक्टर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि अर्थवर्क के बैक फिलिंग के लिए कितना मटेरियल ऑफ अर्थ इस्तेमाल होगा। ठीक है, देखिए आपका दिया हुआ था स्टेप्ड फुटिंग थी आपकी, उसकी डेप्थ जो दी हुई थी 0.8 मीटर दिया हुआ था, और उसका सरफेस एरिया जो बॉटम का सरफेस एरिया है उसको दिया हुआ था 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पूछा था जब ये स्टेप्ड फुटिंग बन जाएगी तो आपका कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा। देखिए जो आप जो ये ट्रेंच खोदेंगे, डायमेंशन क्या होगा 0.4 × 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.2 मीटर क्यूब, मतलब इसका जो 3.2 मीटर का ये क्या होता है ट्रेंच का स्पेस होगा। ठीक है, लेकिन अब जब हम इस पर स्ट्रिप्ड फुटिंग बना देंगे तो ये कुछ ना कुछ फुटिंग इसमें क्या कर देगा, ये स्पेस कवर कर लेगा। ठीक है, इस कवर करने के बाद क्या हो जाएगा, जो हमारा जो बैक फिलिंग जब करेंगे तो अब बैक फिलिंग करने के लिए 3.2 मीटर की स्पेस नहीं, 3.2 मीटर क्यूब का स्पेस नहीं रहेगा, बल्कि उससे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारा स्टेप्ड फुटिंग आ गया है। ठीक है, तो इसी के कारण हमारा जो मिट्टी अर्थवर्क के बैक फिलिंग के लिए जो लगेगा वो कितना आएगा 3.2 से कम। ठीक है, कम आएगा। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ था 3.2 के बराबर, 3.2 से ज़्यादा या 3.2 से कम। तो भाई जब हम स्टेप फुटिंग को जब बैक फिल करेंगे तो भाई अब ज़रूरी इसमें आ गया है पहले से ही फुटिंग, तो अब भाई अर्थवर्क क्या लगेगा इससे कम। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3.2 से कम। अगला क्वेश्चन था अंडर वाटर कंक्रीटिंग किस माध्यम से किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है टर्माई मेथड। ठीक, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बिटुमेन इन बिटुमिनस रोड। ठीक है, जो हम बिटुमिनस रोड बनाते हैं उसमें बिटुमिन का फंक्शन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका दिया हुआ था, ऑप्शन जो दिया हुआ था फॉर लोड बियरिंग, फॉर बाइंडिंग अदर कंपोनेंट, इंक्रीजिंग द डेप्थ। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका सेकंड, फॉर बाइंडिंग द अदर कंपोनेंट। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोड बियर करने का वो होता है, वो जो काम होता है, जो फंक्शन होता है वो होता है एग्रीगेट का, जो उसमें छोटे छोटे एग्रीगेट मिलाए होते हैं वो होता है लोड बियर करता है। लेकिन आपका जो बाइंडिंग का जो होता है बिटुमिनस का जो वर्क होता है वो जितने भी एग्रीगेट और जो भी कंपोनेंट हैं उसको क्या करते हैं बांध कर रखना या बाइंड करके रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एस्फाल्ट को स्प्रेड करने के लिए किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जो एस्फाल्ट होता है हमारा उसको स्प्रेड करने के लिए आप कभी भी देखोगे रोड पे तो उसमें आगे का तरफ एक बड़ा सा बाउल बना होता है, उसी में एस्फाल्ट आपका और एग्रीगेट का मिक्सचर रखा रहता है और उसी को वो स्प्रेड करता है एक यूनिफॉर्म डेप्थ के थ्रू। ठीक है, तो वो स्प्रेड करने के लिए आपका जो इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या होता है। देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ था, स्मूथ रोलर दिया हुआ था, वाइब्रेटर दिया हुआ था, ड्रम रोटेटर दिया हुआ था, एस्फाल्ट पेवर। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, एस्फाल्ट पेवर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के थ्रू क्या करते हैं हम एस्फाल्ट को स्प्रेड करते हैं थ्रू आउट द सरफेस। कमेंट में आप ये बताइएगा कि एस्फाल्ट जो रोड होता है या बिटुमिनस रोड होता है उसको क्या कहते हैं कंपैक्ट करने के लिए, जब एस्फाल्ट स्प्रेड कर देते हैं तो उसको कंपैक्ट करने के लिए कौन से रोलर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन आपका मैं दे रहा हूँ खुद से, स्मूथ रोलर या न्यूमेटिक रोलर
सी फुटेड रोलर या वाइब्रेटर। तो आप कमेंट में इसका ऑप्शन जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सॉलिड पदार्थ लिक्विड और गैस की तुलना में बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं, क्यों? ये प्रॉपर्टी पूछा हुआ था कि जो हमारा सॉलिड मटेरियल होता है वो बहुत कम कंप्रेसिबल होता है, बहुत ही कम कंप्रेसिबल होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। इसका जो राइट आंसर है आपका कि मॉलिकुलर फोर्स जो होता है लिक्विड के बीच में, जो लिक्विड जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच जो मॉलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसके साथ ही साथ उनके मॉलिक्यूल के बीच बहुत ही कम स्पेस होता है। उसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसी के कारण हमारा जो सॉलिड होता है वो कम कंप्रेसिबिलिटी दिखाता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लिंथ केप्ट आउटसाइड ऑफ द एक्सटर्नल वॉल ड्यू टू विच। देखिए जो प्लिंथ होता है, ये जो प्लिंथ है ये क्या होता है कि आपका एक्सटर्नल वाल से थोड़ा क्या कहते हैं ऑफसेट होकर के बाहर निकला होता है। तो इसका पूछा था इसका कारण क्या है, ठीक है। तो इसका जहाँ तक मुझे कारण लगा कि टू प्रोटेक्ट द वेजिटेशन इफेक्ट ऑन द फाउंडेशन एंड सब स्ट्रक्चर। आपका एक पूछा था विंडो से नियरली 3 क्वेश्चन आया था, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूरा आया था। एक पूछा था आपका प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए कौन सा विंडो का इस्तेमाल करते हैं, ताकि प्राइवेसी मतलब कि अंदर के जो व्यक्ति हैं, जो रूम के अंदर के व्यक्ति हैं बाहर देख सकें लेकिन बाहर के व्यक्ति अंदर रूम में ना देख सकें, तो उसके लिए लॉवर्ड विंडो का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये है प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। उसके बाद एक और आया था कि एक जो विंडो होता है वो वाल से उसका सिल बाहर की ओर प्रोजेक्ट होता है या सस्पेंडेड होता है, तो इस केस में कौन सा आपका विंडो इस्तेमाल किया जाता है। तो इस केस में आपका जो विंडो इस्तेमाल होगा वो बाय विंडो होगा, ठीक है। बाय विंडो आपका इस्तेमाल होगा इस केस। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो था इन विच टाइप ऑफ विंडो इट इज हिंज एट द टॉप एंड रोटेट अबाउट इट। मतलब ऐसा कौन सा विंडो है जो टॉप पर हिंज किया हुआ होता है और वो उसी के अबाउट रोटेट करता है। तो जो इसका मुझे राइट आंसर लगा वो पिवोट विंडो होगा, क्योंकि जो पिवोट होता है, पिवोट उसी के अराउंड वो क्या हिंज होता है, उसी के अराउंड क्या होता है वो रोटेट करता है। देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है वो था कि एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज गिवन बाय। जिसे जो एनर्जी होता है फ्लूइड में कि बोलते हैं ना हेड, कि इतने हेड का क्या कहते हैं एनर्जी, इतना हेड है इस फ्लूइड में। जैसे नोजल वगैरह का होता नहीं कि कितना हेड है, तो जो हेड होता है वही आपका एनर्जी ऑफ द फ्लूइड डिनोट करता है। लेकिन ये जो हेड होता है आप जानते हैं कि इसमें डिनोट होता है मीटर, और मीटर क्या होता है लेंथ का यूनिट। तो आपका जो लेंथ होता है वही एनर्जी क्या कहते हैं आपका फ्लूइड डिनोट करता है, ना कि फोर्स, ना टाइम, ना तो विस्कोसिटी, ठीक है। तो आपका लेंथ जो है वो आपका एनर्जी ऑफ द फ्लूइड डिनोट करेगा, ठीक है। हमारा अगला जो प्रश्न था कि इन विच कंक्रीट एंड एडमिक्सचर इज यूज टू रिड्यूस द वाटर कंटेंट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एडमिक्सचर, ठीक है। एक एडमिक्सचर है कि वो आपका वाटर कंटेंट रिड्यूस कर रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट दिया हुआ था इट विल इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट विदाउट अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस सरफेस ऑफ द वॉल इज केप्ट वेट बाई क्योरिंग द सरफेस बिकॉज ऑफ। मतलब जो प्लास्टर करते हैं हम, जब प्लास्टर करते हैं तो उससे पहले क्या कहते हैं कि हम प्लास्टर को सरफेस को प्लास्टर जिस सरफेस पे करना है उसको वेट कर देते हैं, क्योर्ड करके वेट कर देते हैं। तो पूछा था किस लिए करते हैं, ठीक है। तो जो मुझे 2 ऑप्शन लगा जेन्युइन, या तो केइंग होगा या तो हैकिंग होगा। इन्हीं दोनों में आंसर क्या कहते हैं कोई आंसर होगा, ठीक है। ये मुझे दोनों लगा, बाकी अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या राइट आंसर लगता है। मुझे ये दोनों लगा और मैंने इसको हैकिंग को चूज़ किया था, लेकिन जहाँ तक लगता है कि ये हैकिंग गलत होगा, हो सकता है केइंग का हो, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा द ब्रिक इज इमर्ज्ड इन वाटर टू डिटरमाइन विच टेस्ट। जो ब्रिक होता है वो वाटर में इमर्ज्ड कर दिया जाता है, तो जब वाटर में इमर्ज्ड करेंगे तो कौन सा टेस्ट परफॉर्म करने के लिए या कौन सा टेस्ट या उसकी कौन सी प्रॉपर्टी जानने के लिए वाटर को ब्रिक को हम वाटर में डुबो देते हैं या इमर्ज्ड कर देते हैं। तो जानते हैं हम कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिक को क्या कर देते हैं कि आप पानी में डुबो देते हैं। अगर ये बताइए आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, कितने % वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए ये ब्रिक, आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। आरसीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक एंड रिस्ट्रेंड है और फ्री है मोमेंट के थ्रू, इसी तरीके से कुछ पूछा था। तो उसका लेंथ, इफेक्टिव लेंथ निकालना था, ठीक है। तो ऑप्शन जो था आपका 2.0 L और 1.5 L, 0.5 L और L, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन था आप ये बताइए, ठीक है। कि एक मेसनरी में वर्टिकल जॉइंट के बारे में, मतलब वर्टिकल जॉइंट जो मेसनरी में होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। वर्क एग्जीक्यूशन करने के लिए कौन सा आदेश देता है, मतलब एक दिया हुआ था कौन सा डिपार्टमेंट वर्क को एग्जीक्यूट करने का आपको वो देगा, ठीक है, आदेश। जैसे मान लीजिए उसमें दिया हुआ था